गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो हमने जहाँ पे लास्ट क्लास को खत्म किया था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारी क्लास का टारगेट क्या क्या है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को शेयर कर दिया है। आज हमारी शायद फोर्थ क्लास है, करेक्ट है। उसमें हम अपने पास में कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन, कुछ लॉ रिलेटेड पोर्शन कंप्लीट करेंगे। भाई हमें आपसे नहीं होता है क्या? मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में कुछ नोट्स शेयर किए थे, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। हेलो जी, यस बताएं। मैम। हाँ, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। वही देखो, ये मैंने जो आपको नोट्स दिए थे उसमें एडवांस टैक्स, टीडीएस और टीसीएस तीनों हैं। ठीक है, हमारी जो क्लास का टारगेट है वो मेन टीडीएस ही है। एडवांस टैक्स मैंने आपको इसलिए दे रखा है, और जब मैं क्लासेस स्टार्ट किए थे तो मैंने एडवांस टैक्स और टीडीएस में मेजर डिफरेंस बताया था। टीडीएस जो होता है वो हमारी सोर्स इनकम से डिडक्ट कर लिया जाता है। एडवांस टैक्स हम खुद टैक्स जो है एसेस करके खुद से पेमेंट करते हैं, बट वो जो एडवांस टैक्स होता है वो आप प्रीवियस ईयर में ही डिपॉजिट करते हैं। और जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर में पेमेंट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ठीक है, तो एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स के ही दो पार्ट हैं, और उनको हम कब कब पेमेंट करते हैं मैंने आपको बताया। टीडीएस जब हमारी सोर्स इनकम होती है तो हमारा डिडक्ट कर लिया जाता है किसी और के हाथ से। ठीक है, और जिसको आप बाद में क्लेम भी कर सकते हैं व्हाइल पेइंग इनकम टैक्स। ओके, तो एडवांस टैक्स जो है वो आप खुद से आराम से पढ़ सकते हैं। आराम से टाइम पास करने के लिए आप पढ़ लीजिए इसको। आपकी नॉलेज जो होगी टीडीएस से अब डिफरेंशिएट करने में बहुत इजी हो जाएगा आपको। ये पोर्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ठीक है, कि आपको एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट जो है 4 क्वार्टर्स में डिपॉजिट करनी होती है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च में। ये अप टू 15%, अप टू 45%, अप टू 75% एंड अप टू 100% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी है। अप टू कैसे है मैंने आपको ये भी बताया था, क्योंकि आपकी 15% जो है वो पहले क्वार्टर में डिपॉजिट हो चुकी है, मतलब सेकंड क्वार्टर में आपको कितनी डिपॉजिट करनी है, 30% करनी है टोटल का। तो टोटल अप टू 45% हो जाएगा, 15 और 30% मिला के। ठीक है, चलिए हम ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ कि आप आराम से इसको करना। हम टीडीएस पे फोकस करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको इंटरेस्ट के ये पूरे एडवांस टैक्स से रिलेटेड जो भी हो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारे आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड सारे प्रोविजंस जो है वो दे रखे हैं। अब बारी आती है हमारी टीडीएस की। टीडीएस हमको ऑलरेडी पता है कि टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, लेकिन अब हम इसको पढ़ेंगे एज पर इन द आइज ऑफ लॉ, कि जिससे आपको क्लियर कट सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में और आपके टिप्स में होने चाहिए। कैसे, देखो भाई, टीडीएस जो होता है वो हमेशा मैंने आपको बताया कि भाई आपको एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपका डिडक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर क्रेडिट कर लिया है आपका अकाउंट तो भी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, और क्रेडिटिंग द अकाउंट और पेमेंट द अकाउंट विच एवर इज अर्लियर में टीडीएस आपका डिडक्ट कर लिया जाता है। हमेशा क्या कर लिया जाता है, टीडीएस आपको मैंने बताया आपका पेमेंट पर होता है, लेकिन कई बार क्रेडिट करते टाइम पर भी आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जहां पर सिर्फ जब पेमेंट होती है तभी टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, जो हमारे पास में ये 7 केसेस दे रखे हैं कि सैलरी जब आपको पेमेंट आपके हाथ में आती है तभी उसका टीडीएस डिडक्ट होता है, ईपीएफ। ठीक है, डिविडेंड, विनिंग, मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये आपको साइड में जो दे रखे हैं वो सेक्शंस दे रखे हैं एज पर आईटी एक्ट। ठीक है, कैश विड्रॉल्स फ्रॉम द बैंक अंडर सेक्शन 194M। लास्ट क्लास में मेरे से किसी स्टूडेंट ने तो बोला था कि मैम कितने कैसे टीडीएस डिडक्ट करते हैं, कितने परसेंटेज पे करते हैं, कितने अमाउंट पे करते हैं, तो वही पोर्शन जो है वो अब हमारा स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो हमारे पास में जो टीडीएस के रेट्स हैं वो फिक्स्ड हैं, 1%, 2%, 5%, 10%। ठीक है, लेकिन जब हम नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सरचार्ज और हायर एजुकेशन सेस भी जो होता है वो भी इंक्लूड करते हैं। मतलब कि अगर हमारा टीडीएस डिडक्ट होना होगा 10% के हिसाब से, तो 10% जो है उस पर हम लोग क्या करेंगे, 4% जो हायर एजुकेशन सेस होता है उसको भी चार्ज कर लेंगे। तो हमारा जो इफेक्टिव रेट होगा वो डायरेक्ट टैक्स का कितना हो जाएगा, मतलब टीडीएस का कितना हो जाएगा, 10% प्लस 4% कंबाइनली हो जाएगा जो 10.4% ये डिडक्ट करेंगे। लेकिन वो कब करेंगे, जब हम नॉन रेसिडेंट को या फॉरेन कंपनी को पेमेंट कर रहे होंगे। अदरवाइज हम कितनी पेमेंट करेंगे, यही हमारे रेट्स हैं। अब ये रेट्स किस पे, कितने, कौन सी पेमेंट पे कितना परसेंट टीडीएस होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, जब हम प्रीवियस क्लासेस कर रहे थे तब मैंने आपको डिटेल में ये बात बताई थी कि देखो भाई, हमारे पास में जब आपका टीडीएस डिडक्ट होता है
जब हमारा जो एम्प्लॉयर है, तो हमारा जो टीडीएस डिडक्ट करता है उसके पास हमारा क्या होना चाहिए, पैन कार्ड और दूसरी डिटेल्स उसके पास में होनी चाहिए। अगर आपने उसको अपना पैन नहीं दिया तो क्या होगा, तो क्या होता है, देखो भाई, जब अगर आपने पैन नंबर नहीं दिया, जैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट हो रही है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की मान लीजिए आपको पेमेंट हो रही है, तो उस पर टीडीएस जो होता है वो 1% 2% होता है, ठीक है। कंपनी होती है, कॉर्पोरेट वगैरह हो गया तो आपका 2% होगा, इंडिविजुअल एचयूएफ होता है तो उसमें 1% होता है। तो उस केस में क्या होगा कि ये हमारे पास में ये 1% 2% वाले रेट तो है, लेकिन अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने अपना पेन नहीं दिया तो क्या होगा, तो भाई हाँ, अगर आपने पेन दे दिया तो रिस्पेक्टिव सेक्शन के हिसाब से काटेंगे, और अगर पेन नहीं दिया तो रेट कटेगा 20% के हिसाब से। अब ये कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, सोचिए, अगर आपने पेन नंबर नहीं दिया, जहां से आपको पेमेंट आ रही है उसको अपना पैन नंबर नहीं दिया, तो उसने क्या करना है, 1 लाख की उसको पेमेंट करनी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपका जो एम्प्लॉयर है या फिर आपका जो पेयर है उसको जो देना है आपको, अगर उसने डिडक्ट अपना टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट नहीं किया तो उसको एक्सपेंस अलाउड नहीं होता है। याद है आप सबको? Yes, ma'am. यस मैम। वो अगर जो Yes, 1% 2% तो डिडक्ट करना था, 1 लाख का कितना ही कट जाता, 1000 2000। अब चूंकि पैन नंबर उसने दिया नहीं है, वो टीडीएस उसका डिडक्ट नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा भाई, वो 20% के हिसाब से डिडक्ट करेगा। 1 लाख की पेमेंट में उसको 20,000 जो है वो टीडीएस डिपॉजिट करना पड़ेगा, और आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, सो अलग हो जाएगा। तो उसको तो डिडक्ट करना ही है, उसकी तो प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा अपना। तो करते तो वो ये है कि आपका 1000 या 2000 जो है वो टीडीएस डिडक्ट करके और फिर उसके बाद में पेमेंट कर देते हैं। आपका पेन वो, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि रिस्पेक्टिव सेक्शन में करेंगे विच एवर इज हायर, लॉ कहता है हायर पे करिए, विच एवर इज हायर, लेकिन जो मार्केट में प्रैक्टिस चलती है वो 1000 या 2000 की चलती है। 1 लाख पे वजह से मैंने आपको बताया कि 1000 से डिडक्ट करना है 1% के हिसाब से, लेकिन जो लायबिलिटी आती है, ठीक है, वो आती है कितने की, कि भाई आपको कितना डिडक्ट करना पड़ेगा, 20%। अब दो कुछ सेक्शन ऐसे, हाँ जी क्या बोल रहे हैं, प्लीज बोले फिर से। ट्रिपल जी मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आपने कोई डाउट पूछा? नहीं, वो मैं 194 की में बहुत कंफ्यूजन करके कैसे मतलब ये आगे सेक्शन को कवर करेंगे, 194 क्यू 194 ओ, डोंट वरी। उसमें रेट जो होता है वो 5% हो जाता है, मतलब 5% है, और मतलब 5% हो जाता है अगर आपने पेन नंबर नहीं दिया है तो। बाकी सारे सेक्शंस में वो 20% हो जाता है, लेकिन इन केसेस में सिर्फ 2 सेक्शन है, 194 ओ और 194 क्यू, उसमें 5% हो जाता है, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा है। वो 50 लाख से ऊपर की पेमेंट हो रही है, और आपका अगर मान लीजिए 5% डायरेक्ट होता है तो वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेट्स नॉट कंफ्यूज। अभी हम बेस बना रहे हैं अपना, और हमको भी मेन कंप्लीट करना है, जो वो 192 करना है, वो सैलरी का है, ठीक है। और अभी आज हमको अपने पास में 26 एएस भी देखना है, और ट्रेसर से भी उसको डिटेक्ट करना है। तो अभी हम जिस फ्लो में चल रहे हैं उसमें चलने दीजिए, आगे कंप्लीट करेंगे उसको। हमारा टारगेट तो पूरा ही कंप्लीट करना है ना, सारे ही टॉपिक्स को हमको कवर करके चलना है। ओके मैडम, ठीक है। तो हमने बात की कि 1% 2% तो उसको डिडक्ट करना है, लेकिन वो करेगा कितने पे, हायर रेट पे करेगा। जो आपका पेयर है वो हायर रेट पे करेगा। अब हमको ऑलरेडी पता है ये कौन हमारा पेयर होता है, जिसका टर्नओवर जो होगा वो 1 करोड़ से ऊपर होगा, ठीक है। उसको क्या लेना पड़ता है, उसको 10 नंबर लेना होता है। हमने चालान में भी देखा, जो हमारा चालान था, मैंने आपको पिछले क्लास में दिखाया था कि हमारा देखो जो एडवांस टैक्स भरते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरते हैं, उसमें हमारा चालान नंबर जो होता है वो 280 होता है, और टीडीएस के केस में चालान नंबर होता है 281। ओके, हाँ जी। अब हम यहाँ पर आगे कि भाई आपका जो ये जो दे रखा है, ये फॉरेन कंपनी के और नॉन रेजिडेंट के केसेस में दे रखा है, तो मैं इसको इस पार्ट को स्किप कर रही हूँ, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं, बाद में मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। अभी अब हम फोकस करते हैं अपने पास में मेन जो सेक्शन है हमारा, वो है सेक्शन 192। नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो सैलरी की पेमेंट आ रही है आपकी, और आपको जो एम्प्लॉयर है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एलएलपी, एओपी, बीओआई, कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो आपको पेमेंट कर रहा है, तो वो आपकी सैलरी पे टीडीएस किस रेट से काटेगा, ये मैंने आपको पहले बताया था, स्लैब रेट के हिसाब से। अच्छा मैम, इसमें आपने नया क्या बताया? नया है इतना सारा कंटेंट जो आप जानेंगे कि जब आपका टीडीएस डिडक्ट होता है इन केस ऑफ सैलरी, तो आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो कौन कौन सी चीजों को माइंड में रखता है,
ठीक है। आपकी जो टीडीएस की कैलकुलेशन होती है स्लैब रेट की, वो आपकी कैसे कंप्यूटेशन निकाली जाती है उस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे एडिशनल पॉइंट्स में, ठीक है। तो भाई जो एम्प्लॉयर होगा आपका, वो आपका टीडीएस करेगा ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट ही डिडक्ट करेगा। टीडीएस डिडक्टेड ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब आपके हाथ में आपकी सैलरी आएगी तभी आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और जो एम्प्लॉई होगा, वो अगर एम्प्लॉई चाहता है कि आप जो है वो अपनी न्यू रिजीम में रहना चाहते हैं या ओल्ड रिजीम में रहना चाहते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 2,50,000 तक जो है वो हमारी ओल्ड रिजीम में टैक्स नहीं लगता है, 3 लाख तक हमारे पास में न्यू रिजीम में टैक्स नहीं लगता है, और उसके स्लैब रेट जो है वो अलग अलग है। हमारे पास में हमको डिडक्शन भी मिलती है, तो ओल्ड रिजीम में हमको सारी डिडक्शन मिलती है, न्यू रिजीम में हमारे पास में सिर्फ 2 ही डिडक्शन है। तो आपको अपने एम्प्लॉयर को एडवांस में इन्फॉर्म करना होता है कि आप जो है वो कौन सी रिजीम से है अपना टैक्स पे करना चाहते हैं, उसी हिसाब से वो आपका कॉम्पिटिशन बनाएगा। If employee intend to opt out from default taxation regime, मतलब न्यू regime से आप नहीं बनना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? Submit a declaration to the employer, then employer shall deduct TDS as per normal rates, otherwise 115 BAC। 115 BAC क्या है भाई? ये न्यू regime। ये मैम डिक्लेरेशन हर साल भरना पड़ेगा क्या, अपने को ओल्ड रिजीम से जाना है तो? थोड़ा सा हाँ, हर साल बताना पड़ता है अपने एम्प्लॉयर को, ठीक है। ओके, एम्प्लॉयर शैल कंसीडर ऑल डिटेल्स ऑफ अदर इनकम। देखो भाई, पिछली बार मेरे से किसी ने डाउट पूछा था पिछली क्लास में कि मैम मुझे बताइए कि अगर हम अपने एम्प्लॉयर को ना बताएं तो, ठीक है लोग नहीं बताते हैं, लेकिन जो कंपल्शन है वो ये है कि एम्प्लॉयर शैल कंसीडर ऑल डिटेल्स ऑफ अदर इनकम। उसको पहले से आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। अगर आप नहीं बताते हैं तो दैट इज ओके, लेकिन लॉ यही कहता है कि भाई आप बताइए, कंपल्शन तो यही है। तो डिडक्ट करेगा वो टीडीएस टीसीएस और फर्निश करेगा, भाई एम्प्लॉय बता देगा कि मेरी ये इनकम है, और वो एविडेंस बताएगा, डिडक्शंस एग्जेम्पशंस एंड लॉसेस भी बताएगा अपने सारे, और आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका कंप्यूटेशन बनाएगा, उसमें स्लैब रेट के हिसाब से आपकी रिजीम सिलेक्ट करके आपको लगाएगा टैक्स, मतलब आपका कैलकुलेट करेगा टैक्स और आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। Employer shall not consider losses of employee except losses under the head of house property। तो हाउस प्रॉपर्टी के ही लॉस को वो माइंड करेगा, बाकी किसी को माइंड नहीं करेगा भाई। इसके बाद में भाई नॉन एम्प्लॉयर जो होता है आपको बहुत सारे नॉन मॉनेटरी प्रपोजल्स देता है। ये 5th पॉइंट के बारे में बात कर रही मैं। जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो आपको बहुत सारे नॉन मॉनेटरी प्रपोजल्स देता है, जैसे कि दिवाली पे उसने क्या किए, बहुत बड़े बड़े हैम्पर बांटे, उसमें बहुत सारा सामान था। अब वो पैसे तो उसने दिए नहीं है, उसने दिया है आपको सामान, तो सामान पे क्या वो सामान जो होगा वो मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। तो है तो उसने वो सामान आपको फ्री में दिया। जैसे क्या हो सकता है, वो आपको अपने एम्प्लॉय ऑफ द ईयर को बाइक दे सकता है दिवाली पे, ठीक है, दिवाली बोनस देते हैं, वो कैश में पेमेंट हो जाती है। अगर कैश में पेमेंट है तो आपकी नॉर्मल सैलरी का पार्ट हो जाएगी। अगर नॉन कैश पेमेंट है मतलब वो नॉन मॉनेटरी अपोजिट में आ गई, क्योंकि वो नॉन कैश बेनिफिट है, लेकिन वो बेनिफिट तो है ही। आपको उसने एक बहुत बड़ा हैम्पर दिया जिसमें आपको होम डेकोर का बहुत सारा सामान दिया, तो वो उसका जो अमाउंट होगा उस पर क्या टीडीएस लगता है क्या? बिल्कुल लगता है। मतलब उस पर इनकम टैक्स लगता है क्या? टीडीएस का मतलब इनकम टैक्स, क्योंकि वो उसी का तो हिस्सा है, सिर्फ कलेक्ट करने का मेथड अलग है। तो क्या उस पर टैक्स लगता है क्या? बिल्कुल लगता है। तो उस पर टैक्स किसको देना पड़ता है? हमारे एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि भाई वो क्या कर रहा है, वो आपको एक प्रपोजिट दे रहा है, उस पर लायबिलिटी किसकी बनेगी? उस पर लायबिलिटी जो होगी वो टैक्स की। उसमें यहाँ पर लॉ ने एक बहुत अच्छी लाइन दे रखी है, क्या दे रखी है कि अगर इफ एम्प्लॉयर बेयर टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी प्रपोजिट देन नीड नॉट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। अगर आप सारे सामान बांट रहे हो वो एम्प्लॉयर, तो आप क्या करिए, आप उस पर खुद टैक्स बेयर कीजिए, फिर एम्प्लॉय को उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस पर उसने टैक्स कैलकुलेट करके खुद से पेमेंट नहीं करी है, तब क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय की इनकम में आएगा, एम्प्लॉय को उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। समझ रहे हैं? और वो टैक्स कैसे एम्प्लॉय भरेगा? वो ऑलरेडी एम्प्लॉयर ही उसका टीडीएस काट के जो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। मतलब सैलरी दो तो प्रॉब्लम, गिफ्ट दो तो प्रॉब्लम, हर चीज में प्रॉब्लम ही है। प्रॉब्लम तो ऐसा है कि आपको इनकम मिल रही है तो गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको इनकम सिर्फ कैसे मिलेगी, आपको टैक्स भी साथ में देना ही पड़ेगा। मतलब प्रॉब्लम, अगर आप टैक्स को प्रॉब्लम बोलेंगे तो हाँ ये तो है। माता रानी करती है ना, हर चीज में गवर्नमेंट अपना हिस्सा लेके जाएगी। हाँ, लेके जाएगी। तभी तो कहते हैं। मैडम हाँ जी, एक बात बताऊं, एक्चुअली ये लोग को है ना
ऐसा है कि ये लोग को किसी को सेविंग ही नहीं करने देना आगे जाके। मुझे तो ऐसे लग रहा है ओल्ड रिजीम भी बंद हो जाएगा। नहीं, ओल्ड रजीम तो 100% बंद हो जाएगा। तभी तो वो बोले ना डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा, फिर हम उसको और ज्यादा वो कर देंगे, लीनियंट कर देंगे। एक्चुअली हमारा डायरेक्ट टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे आप देखो, अगर आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो तो आपको अलग से टीडीएस का पूरा सिस्टम समझना पड़ रहा है, आपको अलग से पूरा जीएसटी का सिस्टम समझना पड़ रहा है। जीएसटी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, फिर इनकम टैक्स अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, दोनों आपस में अलग अलग हैं। और उसमें भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारे लॉ प्रोविजंस, केस लॉ सब आ जाते हैं, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वो हटाएंगे तो हटाए, फिर वो अब इनकम टैक्स में भी उन्होंने दो पार्ट कर दिए हैं कि ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम। वो इसीलिए क्योंकि न्यू रिजीम के साथ में जो लोग हैं वो इक्विप्ड हो जाए कि हाँ भाई ठीक है। और एक पूछना था कि ये जो अभी ओल्ड रिजीम का हम लोग ये रिटर्न फाइल करेंगे, स्टार्ट नहीं किया मैंने, तो वो जो रिटर्न फाइलिंग करेंगे तो उसके अंदर हम लोग को सब डिटेल्स देने पड़ेगी क्या, एलआईसी पॉलिसी की डिटेल और वो सब पूरा हाँ, डिडक्शन में? पॉलिसी की डिटेल्स पूरी, मतलब पॉलिसी नंबर वगैरह देना पड़ रहा है। पहले तक नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब देना पड़ रहा है। ओके ओके। पिछले साल नहीं था ऐसा, लेकिन अब तो है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अभी हम। अमाउंट बॉर्न शेल नॉट बी अलाउड टू एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 40A(5) एंड द सेम विल बी एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, वो तो एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी टैक्सेस पे भर दिया है, तो उस पर डबल टैक्सेशन नहीं होगी। सो द टैक्स ऑफ बॉन्ड विल बी ट्रीटेड एज टीडीएस इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय एंड क्रेडिट फॉर द सेम शैल बी अवेल्ड बाय द एम्प्लॉय। ठीक है, आपके एम्प्लॉयर ने आप टैक्स डिपॉजिट कर दिया है आपके नाम पर, तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। आगे बात कर रहे हैं, वेयर द एम्प्लॉय हैज वर्कड विद मोर देन वन एम्प्लॉयर। अगर वन एम्प्लॉयर से ज्यादा के साथ आप काम कर रहे हो तब क्या होगा, या फिर आपने जॉब चेंज कर दी पूरे साल में, होता है ना, जॉब स्विच कर दी, दो एक कर दी, दो कर दी, तीन कर दी, तो क्या होगा। तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल्स जो है अपनी सैलरी की अपने एम्प्लॉयर को देनी पड़ेगी। आप किसी एक एम्प्लॉयर को दे दीजिए या दोनों एम्प्लॉयर को दे दीजिए, तो वो उस हिसाब से आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे आपकी। क्योंकि मैंने आपको बताया, हम यहाँ पे स्टार्टिंग में देख रहे थे कि आपको क्या करना है, पूरी डिटेल्स देनी है अपने एम्प्लॉयर को आपकी इनकम की। ये शैल कंसीडर अदर डिटेल्स, आपको अदर डिटेल्स जो है वो उसको देनी नहीं है एम्प्लॉयर। आगे, वेयर द फर्म पेज सैलरी टू पार्टनर। अब यहाँ पे ये पार्टनर वाली बात आ गई। ये यहाँ पे एक नया इंक्लूजन आया था कि 20,000 से ऊपर की अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो एम्प्लॉयर जो पार्टनर की रेम्यूनरेशन होती है, मतलब पार्टनर की जो सैलरी होती है इन पार्टनरशिप फर्म, तो वो एक डिस्प्यूट का मैटर बन जाती है कि उसको रेम्यूनरेशन कितना मिलना चाहिए। और हमारे पास में उससे 40B जो है, सेक्शन 40B एज पर इनकम टैक्स एक्ट है, जो आपको बताता है ये कितनी तक होनी चाहिए मैक्सिमम। फिर भी वो बोलते हैं कि अगर 20,000 से ऊपर की पेमेंट हो रही है तो आप टीडीएस डिडक्ट कर लीजिए 194T में। ओके, अभी वो हमारे 192 का पार्ट नहीं है, वो यहाँ पर एक बस एडिशनल पॉइंट दे रखा था। आगे हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका जो एम्प्लॉयर है, देखो भाई, अगर अगर आपके एम्प्लॉयर जैसे होटल्स में क्या करते हैं, वो वेटर्स वगैरह काम करते हैं, और उनको क्या होता है, सैलरी तो मिल ही रही है, उनको साथ में टिप भी मिलती है अपने कस्टमर से। टिप मिलती है तो वो टैक्सेबल नहीं है, वो उसका उसका ना कोई डिटेल्स आप मेंटेन भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो टैक्सेबल नहीं है। मतलब जिसकी डिटेल मेंटेन नहीं की जा सकती उस पर टैक्स नहीं है। लेकिन जब जब आते हैं, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहां पे स्टाफ वेलफेयर के नाम पर आपसे कलेक्शन कर लिया जाता है। अब बड़े जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो बाहर चिपका के रखते हैं कि भी चार्ज 5% सर्विस चार्जेस। सर्विस चार्जेस क्या होते हैं एक्चुअल में, सर्विस चार्जेस वो एक्चुअल में टिप होती है, जो कि क्या होगी, वो कलेक्ट होगी, और फिर बाद में जो उनके एम्प्लॉइज होंगे, वेटर्स होंगे, शेफ्स होंगे, जो भी हैं, उनमें क्या होगा, वो बट जाएगा। तो वो जो एम्प्लॉयर है उसका मतलब उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो उस पर टीडीएस डिडक्ट करे। अगर वो टिप जो है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर को दी जा रही है, एम्प्लॉयर के थ्रू दी जा रही है, जो मैंने बताया स्टाफ वेलफेयर के नाम पे, या फिर एम्प्लॉय को डायरेक्ट जो है वो, अब कस्टमर आता है, खाना खाता है और बिल के साथ में पैसे दे देता है, तो उसका कोई मतलब उसको पार्ट ऑफ सैलरी में हम नहीं मानेंगे, और एम्प्लॉयर को उसमें टीडीएस डिडक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये जो पोर्शन है, ये हमारे पास में केस लॉ है, वाईटीसी का, इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड 2016 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, उसके बारे में एक शॉर्ट में नोट लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर आपका टीडीएस इन केस ऑफ सैलरी जो है वो खत्म होता है। सेक्शन 192 हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया।
अब हम एक बार देख लेते हैं कि देखो अगर हमारा कोई इनकम टैक्स पोर्टल पे चल के कि देखो भाई किसी का टीडीएस डिडक्ट होता है तो कैसे उसकी डिटेल जो है वो आप चेक कर सकते हैं अपने पास में इनकम टैक्स पोर्टल पे। ओके ओके मैडम, लेकिन जीएसटी तो हम लोग पे कर ही रहे हैं ना, तो सर्विस चार्ज पेमेंट करने की जरूरत नहीं। बाकी जो हम लोग की तरफ से जो टिप देना है तो वो दे सकते हैं हम लोग। नहीं, वो सर्विस चार्ज होता है वो आप हटवा सकते हो, टोटली आप ऑप्शनल होता है वो। कोई भी आपसे ये नहीं कह सकता, कोई भी मतलब कोई भी रेस्टोरेंट वाला आपसे ये नहीं कह सकता कि आपको देना ही पड़ेगा। वो आपको लिख के देते हैं और आप ग्रेशियसली आप उसको पेमेंट कर देते हैं, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, आप मना कर सकते हैं और उनको मानना पड़ेगा। ओके ओके। और वो जो एम्प्लॉयर एक तो हम लोग सैलरी, आपने बोला ना 2 जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं एक जगह पे सैलरी ले रहा हूँ और एक जगह पे प्रोफेशनल दिखा दूं तो भी हाँ। चल सकता है ना? तो भी चल सकता है ना? हाँ, फिर आपका टीडीएस अलग सेक्शन में कटेगा। अलग सेक्शन में कटेगा। हाँ, Yes, वो फिर आप yes. 94J में आ जाओगे क्योंकि प्रोफेशनल सर्विसेज मिल रही है ना, प्रोफेशनल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, या 30,000 की ऊपर की पेमेंट होगी तो उस पर आपका 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। ओके ओके, थैंक यू मैम। एक मिनट, हाँ जी। मैम एक क्वेश्चन है मैम। हाँ कृष्णा जी बोलिए, फिर मैं लॉग इन करती हूँ, बोलिए बोलिए। मैम एक एम्प्लॉय है जो पार्ट टाइम करता है काम 4 जगह पर, बट उसको मंथली वाइज उसको सैलरी मिलता है, तो उस केस में उसका डिडक्शन होगा वो हर जगह के हिसाब से होगा कि एक ही जगह? वो किसी भी एक एम्प्लॉयर को अपनी डिटेल दे सकता है और वो अपना टीडीएस डिडक्ट करवा सकता है। देखिए चारों आजकल जगह वो क्या का है एक कि जगह पे? देखिए जैसे एक आपने बोला एक पर्सन है उसको वो 4 जगह पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तो उसकी वैसे भी उसकी जो उसने सब जगह तो बता नहीं रखा होगा कि वो इतनी जगह काम कर रहा है। बट उसका सैलरी वो मंथली वाइज पर लेता है मैम। मंथली जैसे एक एम्प्लॉय है फुल टाइम, उसके बेस पर उसका पेमेंट जाता है, बट वो पार्ट टाइम करके अपना काम को क्लियर करता है चारों जगह पे। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ऐसा कोई कर रहा है तो किसी भी एक एम्प्लॉयर को आप अपनी डिटेल्स दे दीजिए, वो आपका टीडीएस डिडक्ट कर देगा। मतलब चारों जगह से कलेक्ट हो रहा है उस अमाउंट पर वो टीडीएस करेगा? चाहे आप चारों जगह से भी करवा सकते हो, किसी एक से भी करवा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्टीमेटली तो आप पूरा का पूरा क्रेडिट ले ही लोगे ना। अच्छा, मतलब एक जगह से ही आप मतलब एक एक कंपनी में काम कर रहे हैं पार्ट टाइम, तो अगर वहां से वो टीडीएस कराए तो बाकी 3 जगह का जरूरी नहीं है, ऐसा है? हाँ ऐसा है, कुछ ऐसा जरूरी नहीं है। बात ये होती है कि जो पेमेंट कर रहा होता है ना उसके लिए जरूरी हो जाता है क्योंकि उसको तो एक्सपेंस क्लेम करने हैं ना अपने। ओके ओके। वो क्या दिखाएगा, वो आपको पेमेंट काहे की कर रहा है, सैलरी की कर रहा है तो उसको उसका तो मतलब कंपल्शन ये है कि उसको टीडीएस ऐड करना ही है। ये अपनी वो चॉइस है कि हम एक जगह से कराएं या तीनों जगह से कराएं? हाँ वो आपकी चॉइस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके। मैडम, लेकिन इसमें तो ये अकाउंटिंग चार्जेस हो गया ना, तो चारों चार समझो 4 जगह पे काम कर रहे हैं, 4-4 हजार ले रहे हैं, तो टीडीएस का तो सवाल ही नहीं आता है ना अगर अकाउंटिंग चार्जेस काट रहे तो ये लोग। वो 4,000 नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने बोला कि वो 4 जगह काम कर रहा है और वो मंथली बेसिस पे सैलरी ले रहा है। हाँ तो ठीक है, तो बराबर है। ठीक है, चलिए एक मिनट, मुझे किसी ने पूछा है, शायद सुमित जी ने बोला कि 7th पॉइंट फिर से बता दीजिए मैम, तो हम 7th पॉइंट फिर से डिस्कस करेंगे। वेयर फर्म, अरे पार्टनरशिप फर्म के केस में बताया था, ये 7th मैंने खोला दोबारा से कि क्या है 7th पॉइंट, किसको डाउट रह गया। देखो भाई ये है वेयर फर्म पे सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर। जो पार्टनरशिप फर्म का केस आता है तो पार्टनरशिप फर्म के केस में एक रेम्युनरेशन अलाउंस का सेक्शन है 40B। वो पार्टनरशिप फर्म के केस में आपको बताता है सेक्शन 40B कि आप कितने एक्सपेंस मतलब कितनी सैलरी दे सकते हो पार्टनर को, कितना इंटरेस्ट दे सकते हो उसके कैपिटल पे, वो आपको इनकम टैक्स की लिमिट बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो इसको वहां से कनेक्ट करके ये बता रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप फर्म के केस में सैलरी दी जा रही है किसी पार्टनर को तो सेक्शन 192 जो होगा वो नहीं लगेगा, सेक्शन 192 जो है वो नहीं लगेगा। एज इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर अंडर पीजीबीपी हेड, क्योंकि वो पार्टनर की जो पार्टनरशिप फर्म के लिए तो वो सैलरी है, लेकिन पार्टनर्स के लिए जो वो इनकम होती है ना सैलरी की, वो उनकी बिजनेस इनकम होती है ना कि सैलरी की इनकम होती है। तो इसलिए उस पर जो टीडीएस भी डिडक्ट होता है वो अंडर सेक्शन 194T में होता है। इफ रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट इज मोर देन 20,000, ये थ्रेशोल्ड लिमिट दी है कि 20,000 से ऊपर की पेमेंट है तो आपको 194T में पार्टनरशिप फर्म को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा व्हाइल मेकिंग पेमेंट अंडर द हेड सैलरी टू पार्टनर, बट फॉर द पार्टनर, लेकिन पार्टनर के लिए क्या है, वो बिजनेस इनकम है ना कि सैलरी इनकम है।
लेकिन फर्म के लिए वो सैलरी का एक्सपेंस है, ठीक है। ओके, चलिए अब मैं आप लोगों के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉग इन कर रही हूँ। मैम मेरा क्वेश्चन है जो जस्ट अभी पूछा उसी के ऊपर। हेलो। हाँ पूछिए प्लीज। मैम जैसे वो 4 जगह से मंथली बेसिस पर अपना सैलरी ले रहा है, चाहे वो अपना काम कितने भी दिनों में करके दे, तो उसका जो टीडीएस कटेगा उसका चारों जगह से जो आ रहा है उसमें टोटल पर कटेगा कि सिर्फ एक जगह उसको 30,000 मिल रहा है और 2 जगह से 15,000, तो कैसे कटेगा उसका टीडीएस? सर ये ना टोटली एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है कि कैसे, मतलब मैंने आपको बताया पिछली क्लासेस में भी मैंने बताया था कि जो आपका टीडीएस डिडक्ट करना है ना, वो मेन कंपल्शन जो होता है वो पेयर का होता है कि उसको अपना अपना एक्सपेंस क्लेम करना है, तो टीडीएस तो डिडक्ट करना ही पड़ेगा ना। जो आपको 30,000 की, 50,000 की, 1 लाख की पेमेंट दे रहा है उसको अपना एक्सपेंस तो क्लेम करना ही पड़ेगा ना। मैम बट ऐसा क्वेश्चन मेरा है कि वो 4 जगह है, एक जगह से 30,000 मिल रहा है, तो जैसे लेट मी 15,000 मिल कंप्लीट। रहा है। अब एक जगह से वो 30,000 ले रहा है, 30,000 का मतलब क्या हो गया कि उसको वो तो पूरे साल की जो पेमेंट हो गई है वो 3,60,000 3,60,000 हो गई है। हाँ, तो उसका ये भी उसका टीडीएस। टीडीएस में आ जाती है, हाँ ये भी उसकी टीडीएस में आ जाती है। अगर कहीं से वो 20,000 की पेमेंट उठा रहा है तो वो टीडीएस में नहीं आती है, मतलब इंडिविजुअल देखा जाए तो। हाँ हाँ, तो वही वो पूछना था तो कि जो एक उनका जगह से। एम्प्लॉयर होगा, लेट मी हाँ कंप्लीट, जो एम्प्लॉयर होगा वो जो 20,000 जो पेमेंट कर रहा है वो एम्प्लॉयर, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जी उसकी जो, अगर वो सैलरी में दिखा भी रहा है तो उसको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। जी जी। लेकिन जो 3,60,000 पे कर रहा है, 30,000 के हिसाब से पे कर रहा है, तो उसको एक्सपेंस क्लेम करने के लिए टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है। यस यस। तो जो एम्प्लॉई है, मतलब जैसे मैं हूं तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एम्प्लॉयर हूं और आप एम्प्लॉई हैं, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो आप तो यही चाहोगे ना कि मैं कम से कम आपका टीडीएस डिडक्ट करूं, यस है ना। तो आप मुझे डिटेल्स क्यों दोगे जब तक, अगर आप अगर आप चाहते हो कि आपका टीडीएस डिडक्ट हो, तो फिर आप मुझे अपनी सारी डिटेल्स दे दो तो मैं उस हिसाब से आपका टीडीएस डिडक्ट कर दूं। लेकिन अगर आपके टीडीएस में डिडक्ट नहीं कर रही हूँ तो आप ये थोड़ी चाहोगे कि मैम प्लीज मेरा टीडीएस डिडक्ट कर दो, राइट। ठीक है। तो अगर आपका जो क्लाइंट है उनको 4 जगह से पेमेंट हो रही है तो आप ये मत सोचिए कि कौन कैसे टीडीएस डिडक्ट करेगा, उनका कंपल्शन है। मतलब मैं एम्प्लॉयर हूं तो मेरा कंपल्शन है कि मुझे एक्सपेंसेस क्लेम करने हैं, तो मैं अपने हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करूंगी जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है आपकी। और मैं आपके साथ में जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी सैलरी का कि आप मेरे अंडर एम्प्लॉई हैं, तो मैं आपसे बोलूंगी कि आपको अपने सारे सोर्सेज ऑफ इनकम बताने पड़ेंगे मुझे, है ना। यस और अगर मैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ कोई साइन नहीं करती हूँ तो ये तो आप ही के लिए अच्छा है। यस। तो फिर आपको इस चीज में ना पजल्ड होने की जरूरत नहीं है अपने क्लाइंट के लिए कि भाई आपके 4 जगह से आपको इनकम सोर्स हो रहा है, तो आपका कौन सा एम्प्लॉयर किस हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करेगा। वो एम्प्लॉयर की प्रॉब्लम है कि वो किस हिसाब से आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा, क्योंकि उसको डबल उसमें डुअल टैक्सेशन मैकेनिज्म में फंस जाएगा। लेकिन एज एन एम्प्लॉई आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक एम्प्लॉयर को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो दे दीजिए, नहीं दे पाए, नहीं हुआ कुछ भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऐसा है कि 15,000 एक जगह से सैलरी है, 15,000 का मतलब क्या हुआ, साल की कितनी हो गई भाई, 15,000 के हिसाब से एक जगह से साल की हो जाती है 1,80,000, ठीक है। तो 1,80,000 जो है वो मलिक कृष्णा जी जो मेन जिन्होंने पूछा है वो आप जवाब देंगे प्लीज। सर सुन रहे हैं आप? मैम Yes, मेरा yes. सवाल ये है कि वो 2 जगह 30,000 का सैलरी लेता है और 2 जगह से 15,000 का, तो 30,000 के हिसाब से उसको तो 2 जगह से टीडीएस देना पड़ेगा कि उसको एक ही जगह से उसका टीडीएस जाएगा? देखिए उसको अगर 2 जगह से उसके मैंने आपको फिर से मैं आपको वो वही समझ गया मैम, 3,60,000 उसका बन रहा है एनुअल, तो उसका तो स्लैब में आ रहा है टीडीएस का। ठीक है, वो दोनों तो नहीं, दोनों स्लैब में आ रहा है टीडीएस, दोनों उसके जो एम्प्लॉयर हैं वो लायबल है टीडीएस डिडक्ट करने के जी लिए। जी लेकिन जी अप टू 5, अगर वो देखिए ओल्ड रेजिम में क्या है कि आपको 5 लाख तक रिबेट मिल जाती जी जी। है ना। तो वो दोनों जगह से उसका टीडीएस नहीं डिडक्ट होएगा अगर वो अपनी इंफॉर्मेशन सारी नहीं देते हैं। अगर आपके जो क्लाइंट है वो अपनी इंफॉर्मेशन अपने जिस जहां से वो सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी टोटल जो सैलरी बनती है साल की वो 180 एक जगह से बनती है, एक जगह से 180 बनती है, तो 2 जगह की कंबाइंड मिला के 360 हो गई और जी 2 जगह की और 360 हो गई। तो टोटल हाँ उनकी जो इनकम है वो तो उनकी 10,80,000 है। जी। और इंडिविजुअल जो सोर्सेस है वहां से उनका कहीं से भी टीडीएस नहीं बनता है।
मतलब इंडिविजुअली जैसे दो जगह सीसीज बना है तो वहां से टीडीएस होगा कि नहीं होगा? कैसे बनेगा? उनका टीडीएस बन ही नहीं सकता ना, कैसे बनेगा? देखिए 1,80,000 पे तो अपने आप से ही वो बाहर हो गए। जी 3,60,000 में आप टैक्स स्लैब के टैक्सेशन डिपार्टमेंट के जो है नेक्सेस में आ जाते हैं, बट आप फिर भी लाइबल नहीं होते टैक्सेशन के, क्योंकि आपको 5 लाख तक रिबेट मिल जाती है ओल्ड रिजीम में और 7 लाख तक न्यू रिजीम में, है ना? ओके ओके। तो लाइबिलिटी तो कहीं से भी नहीं आ रही उसकी टैक्सेशन की, क्योंकि उसमें आ रहा है वो उसको रिबेट मिल जा रहा है और वो फ्री हो जा रहा है, टैक्स फ्री हो जा रहा है। चारों जगह लेकिन से एम्प्लॉयर को काटने की जरूरत ही नहीं। जरूरत ही नहीं है, एम्प्लॉयर को काटने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी सैलरी की इनकम दिखाएंगे, जब आईटीआर भरेंगे तो आपको अपनी मल्टीपल अपने एम्प्लॉयर की डिटेल देनी पड़ेगी कि आप 4 जगह से विड्रॉ कर रहे हैं, बल्कि लेकिन आपका टीडीएस जो लायबिलिटी है वो कहीं से भी राइज नहीं होता। ओके ये समझ में आया? ओके। ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी अगर इच्छा है, जो एम्प्लॉयर है, वो जो एम्प्लॉई है वो चाहता है कि मेरा कहीं से टीडीएस डिडक्ट हो जाए, क्योंकि जब अपनी आईटीआर भरता है तो उसकी मल्टीपल सैलरी के सोर्सेज जो आते हैं तो वो आपको डाउट में खड़ा करते हैं, क्योंकि एक बार में कोई भी पर्सन 4 जगह से सैलरी नहीं ले सकता, 4 जगह से प्रोफेशनल इनकम उसकी हो सकती है। आप समझ रहे हैं? हाँ मैम, उसको प्रोफेशनल इनकम में दिखा सकते हैं तो वहां से तो वो मतलब आ जाता है डिडक्शन। नहीं, प्रोफेशनल इनकम से दिखाएंगे सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलत है, इसलिए क्योंकि प्रोफेशनल इनकम जब आती है तो फिर वो सैलरी वाली बात नहीं आती, वहां पे सैलरी में लगता है सेक्शन 192, और जो प्रोफेशनल इनकम होती है, मतलब प्रोफेशनल सर्विसेज की जो पेमेंट होती है, वहां पर लगता है 194J। 194J ये कहता है कि अगर आपको पेमेंट मिल रही है 30,000 से ऊपर कहीं से भी, तो आपका 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। ओके तो वहां पर आपको इनकम अंडर द हेड सैलरी नहीं दिखानी है, फिर वो आपको अपनी इनकम दिखानी है इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि फिर वो आपको जो आपको प्रोफेशनल सर्विसेज मिल रही हैं वो आपके प्रोफेशन से मिल रही हैं, ना कि आपको सैलरी में मिल रही हैं। समझे फर्क आप? ओके ओके। एक जगह से हम सैलरी दिखा सकते हैं, बाकी से प्रोफेशनल इनकम दिखा सकते हाँ हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखिए, सैलरी मैक्सिमम 2 जगह से कोई विड्रॉ कर सकता है, 4 जगह से नहीं कर सकते आप, पॉसिबल ही नहीं है ना। ओके ओके, अब भरने के लिए फिर आप बोलेंगे हम क्या आईटीआर में भर नहीं सकते? आप भरोगे, फिर आपका नोटिस आएगा, क्योंकि 4 जगह से सैलरी इनकम बताइए कैसे हो सकती है? हम्म। और जो आपका Yes, एम्प्लॉयर है, अगर वो आपको इन द नेम ऑफ सैलरी पेमेंट कर रहा है तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप क्या शो करेंगे? और वो जो आपको सैलरी पे कर रहा है, आप बोल रहे हैं कि वो 1,80,000 का आपको सैलरी पे कर रहा है, ठीक है, वो आपको सैलरी पे कर रहा है, लेकिन फिर वो सैलरी में ही दिखाएगा, फिर वो आपको वो नहीं दिखाएगा कि उसने आपको प्रोफेशनल पेमेंट करी है, मतलब प्रोफेशनल सर्विसेज की पेमेंट करी है, क्योंकि वहां पर उसको टीडीएस डिडक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक 194J ये कहता है कि वन टाइम पेमेंट आपकी 30,000 हो सकती है, और ईयर की टोटल पेमेंट जो हो सकती है वो अप टू 1 लाख हो सकती है। 1 लाख से ज्यादा आपको एक साल में एक किसी पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। कृष्णा जी, सुना आपने? मैम रिपीट करेंगे, वॉइस कट रही थी, आपकी वॉइस कट रही थी मेरे ओके, साइड से। आपने कहा से नहीं सुना? मैम ये जो 30 दो जगह से आपने बताया ना, तो वो तो एक जगह से अगर वो आ रहे रिज्यूम में तो आएगा ही, लेकिन अब 2 जगह से 15 दिखा रहा है तो उसको सैलरी में नहीं बल्कि उसको प्रोफेशनल में दिखाएंगे तो वहां से वो चीजें हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर मैंने एडिशनल पॉइंट ये बोला कि 194J के प्रोविजंस जो होते हैं इन टीडीएस के, वो ये कहते हैं कि आप वन टाइम में 30,000 की पेमेंट कर सकते हैं, और पूरे साल में अगर आप किसी पर्सन को 1 लाख से ऊपर की पेमेंट कर रहे हैं पूरे साल में एक पर्टिकुलर पार्टी को, तो वहां पर भी आपको 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है, एज लॉन्ग एज आपका 1 लाख से ऊपर की पेमेंट होगी तब। ओके वन टाइम 30,000 एंड इन टोटालिटी 1 लाख रुपीज। 1 लाख। ठीक है, ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके मैडम। यहाँ पर हमारा 192 खत्म हो गया था, मैंने आपको दिखाना था फॉर्म 26AS। तो यहाँ पर मैं इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉग इन कर रही हूँ, और आपको वो फॉर्म 26AS और जो हमारा फॉर्म 16 है फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरी, वो आपको शो करूंगी और उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली मैंने आपके लिए एक क्लाइंट ढूंढ के रखे थे, शायद उन्होंने अपनी लॉगिन डिटेल्स जो है वो चेंज कर ली, उनके पास 3 सेक्शंस में उनके टीडीएस डिडक्ट हुए थे। 194LA में भी उनका डिडक्शन था जो कि कम मिलता है, और कंपलसरी मतलब कंपलसरी एक्विजिशन में उनका डिडक्शन था, उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी भी परचेज की हुई थी 80 लाख की, उसमें भी उनका टीडीएस था, और सैलरी की भी उनकी पेमेंट थी, तो वो भी शायद 41-42 लाख थी, पर लॉग इन हो नहीं रहा है उनका, शायद डिटेल क्रेडेंशियल्स कुछ चेंज हो गए हैं।
तो कोई बात नहीं, हम अभी के लिए फॉर्म 26AS और ट्रेसेस पर हम अपने पास में फॉर्म 16 दूसरी जगह से देख लेते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल है हमारे पास में incometax.gov.in। मैंने यहाँ पर अपनी ही आईडी ओपन की हुई है, लॉगिन किया हुआ है मैंने यहाँ पर। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे हमारे पास में फर्स्ट जो पेज खुल के आता है वो यही है। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई फाइलिंग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेब पेज पर मैंने लॉगिन किया। यहाँ पर आपके पास में डैशबोर्ड में राइट हैंड साइड पे ई फाइलिंग में इनकम टैक्स रिटर्न जो हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन है, उसमें फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास में व्यू फॉर्म 26AS। एवरीवन यू कैन सी हाँ जी Yes, ma'am, yes, ma'am. Yes, ma'am, yes. व्यू फॉर्म Yes, ma'am. 26AS है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आगे बढ़ते हैं हमारे पास में डिस्क्लेमर आता है। ये डिस्क्लेमर हमसे ये कहता है कि आपको डायरेक्ट किया जाएगा कहाँ पर, TDS CPC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। TDS क्या है, वही हमारा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हमारे पास में जो फॉर्म 26AS है उसमें डिटेल दी जाती है किसकी, हमारे पास में जहां पर भी आपका टैक्स डिडक्ट होगा। अगेन, आपने एडवांस टैक्स पेमेंट किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट किया है, आपका TDS डिडक्ट हुआ है, आपका किसी और डिपार्टमेंट ने किसी भी टाइप का टैक्स डिडक्ट किया है, ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस आपको एक जगह पर पूरे फाइनेंशियल ईयर की डिटेल कितने सालों तक की मिल जाएगी, आपको 8 सालों तक की डिटेल मिल जाएगी। आप अभी हाल ही लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जैसे ही आपको फॉर्म 26AS में क्लिक किया, हमारे पास में ये उसने रीडायरेक्ट कर दिया हमको टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट। कहां से मिलेगा हमको, TDS CPC की ऑफिशियल वेबसाइट से, ट्रेसेस से। और मैंने यहाँ पे कंफर्म जैसे ही करती हूँ, हमारे पास में देखिए ये खुल गया TDS पोर्टल, ये खुल जाता है हमारा TDS CPC.gov.in। देखिए यहाँ पर वो बोल रहे हैं आपसे, अटेंशन टैक्स पेयर्स, फॉर्म 16 इज वैलिड ओनली इफ जनरेटेड फ्रॉम ट्रेसेस। आपको ट्रेसेस से ही लेना पड़ेगा। प्लीज इंसिस्ट योर डिडक्टर टू इशू फॉर्म 16 ये जनरेटेड फ्रॉम ट्रेसेस ओनली। आपका जो इशूअर है, जो इशू करेगा कौन, जिसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपके एम्प्लॉयर की। यहाँ पर आप अपना फॉर्म 16 देख सकते हो। फॉर्म 16A में क्या फर्क है, देखिए फॉर्म 16 जो होता है वो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है जब वो आपकी सैलरी से TDS डिडक्ट करता है, ठीक है, सेक्शन 192। अदर देन सेक्शन 192, वो पूरी जो 194 की सीरीज है वो हमारे पास में फॉर्म 16A में उसकी डिटेल आती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और आगे बढ़ जाते हैं। एक्सटर्नल वेबसाइट पर हम आ गए। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, यहाँ से फॉर्म 16 में जितना भी एम्प्लॉय का जो सैलरी पार्ट से TDS डिडक्ट हो रहा है, अदर उसका प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हो रहा है, वो सारी चीज उसमें मेंशन होते हैं ना। यस यस। और 16A में क्या होता है मैम? फॉर्म 16A में सेक्शन 94 की जो सारी सीरीज होती है ना, जैसे कि आपने अभी प्रोफेशनल सर्विसेज के TDS डिडक्ट होंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट में TDS डिडक्ट होंगे, आपके डिविडेंड में आपके TDS डिडक्ट होंगे, आपको डिविडेंड की पेमेंट होगी, आपका जो भी आपका अदर देन सैलरी वाला पोर्शन है, अदर देन सैलरी वाले पोर्शन के लिए फॉर्म 16A होता है, ठीक है। इसको आप कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, देखिए ये आप ट्रेसेस वेबसाइट पर हैं, यहाँ पर देखिए व्यू, जस्ट अ मिनट, एक मिनट मैं फिर से बोल रही हूँ, ई फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न्स, व्यू फॉर्म 26AS। यहाँ पर हमने कंफर्म कर दिया और इसके बाद में हमारे पास में अटेंशन फॉर टैक्स पेयर्स, आई एग्री कि आप हमें यूसेज और एक्सेप्टेंस फॉर्म 16 के लिए जनरेटेड फ्रॉम ट्रेसेस के लिए हम प्रोसीड कर रहे हैं। यस, वी क्लिक्ड इट। नाउ व्यू, देखिए यहाँ पर आया, हमारे पास में दो है, व्यू एंड वेरीफाई टैक्स क्रेडिट, व्यू एंड वेरीफाई टैक्स क्रेडिट। यहाँ पर आप देख सकते हो व्यू फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, फिर उसके बाद में हमारे पास में वेरीफाई TDS सर्टिफिकेट, प्रोविजनल TDS सर्टिफिकेट फॉर्म 16A 27D। देख पा रहे हैं? थर्ड क्या रहता है? क्या प्रोविजनल TDS सर्टिफिकेट का मतलब? प्रोविजनल का मतलब ये होता है कि अभी प्रोविजनल है ये पूरे साल का, अभी फाइनल नहीं है। फाइनल सेटलमेंट के पहले वाला, क्या? आई थिंक फाइनल सेटलमेंट के पहले वाला, यस, फाइनल सेटलमेंट के पहले वाला। प्रोविजनल मींस नॉट येट फाइनल, बट यस, मोटा मोटा। ओके, यहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 10 नंबर डालना होगा। हेलो, 10 ऑफ द डिडक्टर, किसने आपका डिडक्ट किया है, फाइनेंशियल ईयर पुट करेंगे, असेसमेंट ईयर आपका ऑप्शन है, प्रोविजन सर्टिफिकेट टाइप आपको डालना पड़ेगा, कौन सा, फॉर्म 16 है, फॉर्म 16A है। 27D में अभी नहीं चाहिए, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है।
क्वार्टर आपको डालना है कब का आपका डिडक्ट किया हुआ है, आपको क्वार्टर्स में से आपको 1 2 3 4 क्वार्टर सिलेक्ट करने हैं। क्यों क्वार्टर वाइज होता है, मैंने आपको बताया था इसीलिए क्वार्टर वाइज होता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है या डिडक्टर है उसकी लायबिलिटी होती है क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करने की। यस मैम। ओके, तो हम यहाँ से अब वापस जाते हैं। आपके लिए वो जो फॉर्म 26 AS मुझे आपको शो करना था वहां पर जाएंगे, ठीक है। हेलो हाँ जी, हेलो हाँ जी। मैडम, टीडीएस सर्टिफिकेट नंबर कौन सा होता है इसका? TDS सर्टिफिकेट नंबर मतलब मैंने ये टेसेस की जो आपने दिखाया ना लिंक, इस पे हाँ। ये एक आ रहा है 10 नंबर के नीचे टीडीएस सर्टिफिकेट नंबर, तो यहाँ पे क्या डालना पड़ता है? एक मिनट में देख लेती हूँ आप कहाँ से पूछ रहे हैं। आई थिंक वो ऑप्शनल है। कौन सा बताइए। 10 नंबर के नीचे जस्ट प्रोविजनल सर्टिफिकेट टाइप। प्रोविजनल सर्टिफिकेट टाइप में तो आपके पास है फॉर्म 16 मतलब सैलरी वाला है अदर देन सैलरी वाला है। 16 इज सैलरी, 16A इज अदर देन सैलरी। और 270 क्या है? 270 पे अभी आप बाद में जाइए, मैं आपको आराम से बताऊंगी, उसमें हम अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी इतने पर ही रुकिए क्योंकि फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अभी मुझे 26 AS दिखाना है, मैं उसको कंप्लीट कर लेने दीजिए। आज 2 चीजें मुझे दिखानी है उस पर, ठीक है। ओके ओके, फिर हमारा टारगेट ना डिस्टर्ब हो जाता है। अरे बकलोल है साला। ठीक है भाई, जो हाँ जी, हम 26 AS पे आ रहे थे। यहाँ पर हमको चूज करना होगा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर का नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर, ठीक है। ये हमारे पास में होगा 25-26 व्यू एज HTML। और हम आगे कर लेंगे डाउनलोड पे। हमारे पास में नीचे आप एक्सपोर्ट एज PDF भी कर सकते हैं, अभी फिलहाल हम डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में पार्ट 1 से सारी डिटेल निकल के आएगी। मैं इसीलिए बोल रही थी आपसे, मैंने जब 20 सेकेंड्स मांगे थे और मैंने डिटेल देख रही थी क्योंकि मेरे पास में एक क्लाइंट था जिसके बहुत सारा उसके पास डेटा था। बट यहाँ पर अब मुझे आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। कुछ भी उसमें मतलब कुछ भी कंटेंट नहीं है, बट मैं आपको ऐसे ही दिखाती हूँ कि हमारे पास में क्या क्या डिटेल आएगी, ठीक है। इसमें क्वार्टरली हाँ। वाला तो नहीं दिखेगा ना 26 AS, इसमें दूसरा चीज दिखेगा। नहीं, फॉर्म 26 AS अलग होता है, क्वार्टरली वाला जो आप बोल रहे हो वो अलग है। 16 और 16A वो फॉर्म 16 की बात करें, हम फॉर्म 26 AS की बात कर रहे हैं। 26 AS जो होता है वो ईयरली आता है आपके पास में, ओके। और ठीक वो है। जो 16 और 16 क्वार्टरली बेस पर होता वो है। फॉर्म 16 जो दिखा रहे थे वो प्रोविजनल दिखा रहे थे, प्रोविजनल आता है क्वार्टरली, फाइनल आता है वो ईयरली होता है। 26 AS हाँ जी, हाँ जी। हाँ देखिए, यहाँ पर डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हमारे पास में पार्ट 1 में आ रहा है। पार्ट 1 में आपके पास में नेम ऑफ द डिडक्टर, किसने डिडक्ट किया है, उसका 10 नंबर क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास में इनकम टैक्स की वेबसाइट है वही आपकी सेम जो वेबसाइट होती है वही आपकी 10 के लिए भी एप्लीकेबल होती है। आपको 10 जो मिलेगा वो आपको तुरंत ही अप्लाई करने पर मिल जाता है। अपने ही पेन से ही आप 10 के लिए अप्लाई कर दीजिए, आपको 10 नंबर इशू हो जाएगा। उसमें माइनर सा ही चेंज होता है, आपने क्या अमाउंट क्रेडिट किया है और उस पर कितना टोटल टैक्स डिडक्ट किया है और साथ में कितना टैक्स डिपॉजिट किया है। यस मैम। हाँ, फिर उसके बाद में हमारे पास में दूसरे डिटेल्स आ जाते हैं। ये सारी डिटेल्स जो हैं जैसे पार्ट 2 3 4 मेरे पास में भी कंटेंट नहीं है, बट मैं सोच रही थी कि आपके लिए मेरे पास में एक कोई ऐसा क्लाइंट होता जिसके पास बहुत सारा कंटेंट होता। यहाँ पर जो आपके पास में सारी डिटेल आ रही है ना, हमारे पास में ये सारे जो पार्ट्स हैं वो 10 तक आते हैं, लास्ट वाले तक कि TDS TCS आपका प्रोसेसिंग ऑफ स्टेटमेंट का पूरा, इसमें जो सारा डिटेल आएगा वो यही आता है कि भाई आपके पास में कौन डिडक्टर है, कौन आपका फाइनल कैलकुलेशन इसी में आता है क्या मैम? क्या फिर से बोले। आफ्टर जो अबव जितने भी डिटेल्स है उसके बाद फाइनल कैलकुलेशन इसी में दिखाता है क्या, जो TDS TCS डिफॉल्ट्स में? इसमें ही हमारा सारा कैलकुलेशन आता है। फाइनल कैलकुलेशन सारा इसमें ही आता है हमारा, और इसी से ही हम क्या करते हैं उसमें अपने पास ITR में पोस्ट कर देते हैं। ओके।
ठीक है। और जिसने अभी मेरे से कोई शायद कृष्णा जी ने मेरे से बोला था कि जिसमें सैलरी की पेमेंट थी 15,000 की, और फिर हमारे पास में 30,000 की पेमेंट्स थे। वो बोल रहे थे प्रोफेशनल सर्विसेज में अगर कर देते हैं जो सैलरी के अलावा भी कर सकते हैं क्या। देखिए अगर आपकी जो है आपके सर्विस में आते, मतलब क्या होगा, पार्ट ये जो पार्ट 8 है हमारे पास में, पार्ट 8 यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाती है इसकी, कि आपका जो डिडक्टर होता वो फॉर मेकिंग पेमेंट्स इन फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स और प्रोफेशनल्स के रिस्पेक्ट में, या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट, यहाँ पर प्रोफेशनल्स आ गया है। देखिए प्रोफेशनल पेमेंट जो आती है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाते हैं। आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाता, वो ऑब्वियसली वेबसाइट से मिलता है। डिडक्टी और उसका डिडक्टी का पेन नंबर, ट्रांजैक्शन डेट, टोटल ट्रांजैक्शन, टोटल टीडीएस, डिपॉजिट का अमाउंट, सारी डिटेल्स जो होती है वो यहीं तो पर। इसमें मैम तो 15,000 की 2 जगह से उसको मिल रहा है, तो इसमें वो दोनों शो होगा, दोनों जगह के लिए। हाँ, दोनों अलग अलग आ जाते हैं उसके। अब यहाँ पर मेरे पास में सिर्फ इतना सा है, या मेरे पास यहाँ पे एक ही सिर्फ एंट्री है यहाँ पर, वो टीसीएस की है, जो मुझे भी डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि फिर वो टीडीएस को कॉम्प्लिकेट कर देती है। मेरे पास में सिर्फ ये आरसीपीएल की एंट्री है और कोई नहीं है, जो भी मेरे किसी काम की नहीं है। मुझे चाहिए था कि मेरे पास में 5 कम से कम एंट्री होती, जो कि है नहीं अभी मेरे पास में आपके लिए, आपको शो करने के लिए। पर फॉर्म यही है, डिटेल्स यहीं पर आते हैं, और फॉर्म 26 मैंने आपको बता दिया है कहाँ से निकाल सकते हो। क्वार्टरली आप अपना पास में फॉर्म 16 भी देख सकते हो। एक और बात, फॉर्म 16 जो आपका एम्प्लॉयर आपको इशू करता है वो डिफरेंट होता है, जो आप वेबसाइट से निकालते हो वो डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंस होता है इसमें? जो आपका एम्प्लॉयर आपको इशू करता है वो बाइफर्केशन देता है आपको, कि आपकी बेसिक सैलरी क्या है, टीए, डीए ए, और जो परक्विजिट्स हैं उसकी डिटेल्स, ठीक है। आपका एचआरए आपको कितना मिल रहा है, किस उसकी जो कैलकुलेशन है, मे बी वो भी दे सकते हैं। तो उसमें ना सारी डिटेल्स मेंशन होते हैं। इसका क्या बेनिफिट होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप अपनी जॉब स्विच करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है कि भाई जो हमारा पुराना एम्प्लॉयर था वो आपको एचआर इतना दे रहा था, अभी नया एम्प्लॉयर है उसको भी उसका आप उस पर पुश कर सकते हैं कि आपका नया एम्प्लॉयर आपको कितना एचआर दे, या फिर आपको कौन से परक्विजिट्स मिलते थे जो आपको अभी कंटिन्यू करने चाहिए आपके, क्योंकि आपकी जब सैलरी स्लिप देखी जाती है तो सैलरी स्लिप में तो क्या होगा, सीधा सीधा अमाउंट लिखा होता है। लेकिन फॉर्म 16 में क्या होता है, आपको पूरी डिटेल लिखी होती है कि आपको कहाँ से कितना, मतलब बाइफर्केटेड आपकी क्या क्या कंपोनेंट्स के वो डिडक्ट हुआ है। यस, डायरेक्ट कंपोनेंट्स आपको शो होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो ऑफिशियल वेबसाइट पर देख पाते हैं, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, उनको सिर्फ इससे मतलब होता है कि आपको कितना अमाउंट पेमेंट हो रही है और कितना आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। समझे? इस पे ध्यान नहीं देती वो इस पे ध्यान नहीं देते कि आपको किस में कितना मिला है। वो आपके एम्प्लॉय के टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है, वो आपके इन हाउस कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है। मैम गुड मॉर्निंग, मेरे पास फॉर्म 16 भी है किसी का, पे स्लिप भी है मैम, और आईडी पासवर्ड भी है, मैंने शेयर कर दिया मैम को। ओके, थैंक यू। हाँ, मैं शुभश्री बात कर रही हूँ मैम। ओके शुभश्री, थैंक यू हाँ, शुभश्री। मैं पे स्लिप भी शेयर करती हूँ आपको, अभी वो बात कर लीजिए। हाँ प्लीज शेयर कीजिए, और अच्छी बात है ये। हाँ, मैंने शेयर कर दिया मैम। हाँ जी, देखिए यहाँ पर हमारे पास में पूरी डिटेल दी हुई है कि भाई कौन डिडक्टर है। एक मिनट, एनुअल टैक्स स्टेटमेंट आया है, एक मिनट रुकिए जरा। ये एचयूएफ का आया है, हमको चाहिए था सैलरी के पर्पज से, ये हमको नहीं चाहिए है जो सर ने भेजा, वो एचयूएफ का है, वो कॉम्प्लिकेट कर देगा। अभी हम जिस पर हैं, हम सैलरी टॉपिक पर हैं, हमको वही चाहिए था। एचयूएफ से क्या इतना मतलब कॉम्प्लिकेशन है मैम? नहीं, कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि हम जो कर रहे हैं हमको वही देखना है। ओके। सुभश्री, आपने मुझे सिर्फ फॉर्म 16 भेजा है बेटा। मैंने पासवर्ड भी भेजा है व्हाट्सएप में, देखिए। हाँ अब आया मेरे पास में, दीपंजन पटरा। जी मैम। ओके ओके, चलिए अब इनकी लॉगिन डिटेल्स कर लेते हैं, तो हमारी कल तो शायद हमारा काम बन जाए। क्या होता है, जब अगर हम बहुत सारे लोगों को लेके चले ना, बहुत सारी चीजों को लेके चले, तो हम कंफ्यूज होने लगते हैं। तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि सिर्फ एक पर ही स्टिक रहो, जिससे कि पहले वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए। करने को तो हमारे पास में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और सारी ही हमारी क्लास का पार्ट है, लेकिन पहले हमको देखना है कि हमारा 100% एक चीज कंप्लीट होनी चाहिए, फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक पे आएंगे, अदरवाइज डिस्टर्ब हो जाता है पूरा। जो हमें शुभश्री ने डिटेल्स भेजी थी, हमने उसको लॉग इन कर लिया है और मैं आपके साथ में पोर्टल शेयर कर रही हूँ।
दीपाजन पत्रा का जो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट इनकम टैक्स पोर्टल पर उनका अकाउंट खुल गया। हमने ई फाइल में हम गए, फिर से हम अपने पास में व्यू फॉर्म 26AS में गए और वहां से हम डायरेक्ट हो गए ट्रेसेस के लिए। ट्रेसेस पर फिर से हमने वही चीज फॉलो की जो हमने अभी तक देखी हुई थी कि हमको जनरेट करना है फॉर्म 16। फॉर्म 16 के लिए हमने आगे सिर्फ अपने पास में चूज किया असेसमेंट ईयर 25-26, तो हमारे पास है फाइनेंशियल ईयर आ गया 24-25। HTML में हमने व्यू करना स्टार्ट किया और देखिए डिटेल्स के साथ में, अरे वाह, चलो देखो भाई यहाँ पर हमारे पास में आ गया है कि नेम ऑफ द डिडक्टर, पार्ट 1 डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कहाँ से आ रहा है इनके पास पैसा? 2 जगह से आ रहा है उनके पास पैसा। देखिए पहला है स्फूर्ता टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। जो स्फूर्ता टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है उनका ये 10 है, ये 10 नंबर दिया हुआ है। उन्होंने कितना अमाउंट पेमेंट किया? 1195, टैक्स डिडक्ट किया 358 और वो डिपॉजिट भी कर दिया है। दूसरी जगह से आ रहा है कमांडेंट 19th BNSSB बथारा साष्ट्रा सीमा बल। ओके, तो सर आर्मी में है। हाँ जी, सशस्त्र सीमा बल आर्मी में। जी मैम आर्मी में है। हाँ जी, ये आर्मी बल से उनका पेमेंट आ रहा है 6,24,305 उनको पेमेंट आई है, जिसका TDS जो है 41,682 डिडक्ट हुआ है और वो सेम अमाउंट पे भी हो गया है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास में जो डिटेल्स मैं चाह रही थी वो नहीं है, बस सिर्फ हमारे पास में सैलरी की ही डिटेल्स है। ठीक है, दैट इज ओके। और उनके साथ में और कोई भी एंट्री नहीं है पूरा, और फॉर्म 16 जो है वो खाली पड़ा है। पार्ट 10 तक हमारे पास में यहाँ पर डिटेल्स आ सकते थे, लेकिन हमारे पास में सिर्फ एक ही जो पोर्शन है वो ही है कि सैलरी वाला पोर्शन ही हमारे पास में आया हुआ है। कोई बात नहीं, बाकी सोर्सेस में आते बाकी तो हैं मैम तभी पूरा AIS में आ कंप्लीट जाता है। बाकी AIS में आ जाता है, दैट इज ओके। लेकिन हमें यहाँ पर TDS के बारे में बात कर रहे हैं ना, हमारी क्लास जो है वो TDS फोकस्ड है, तो हमें TDS में यहाँ पर मैं चाह रही थी 3-4 एंट्री होते तो ज्यादा सही रहता। फिर कोई बात नहीं, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हमने बहुत सारा टाइम इस पर इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज ओके। लेकिन अभी हमने को सबको समझ में आ गया है कि फॉर्म 26AS में कैसे देख सकते हैं। हमारे पास में फॉर्म 16 भी प्रोविजनल अवेलेबल है। दो हमारा जैसे फाइनेंशियल खत्म होता है 31 मार्च को, उसके बाद में हमारे पास में मार्च में खत्म होता है, मई, जून, जुलाई, तीन महीने होते हैं हमारे पास में। जब आपके पास में आपका एम्प्लॉयर जो होता है वो आपको फॉर्म 16 इशू कर सकता है, क्योंकि 31 जुलाई होता है नॉर्मली, वो आपको रिटर्न फाइलिंग के लिए लास्ट डेट होता है। ठीक है, अभी हमारे पास में ऑल्दो सितंबर तक का टाइम है, क्योंकि वो कुछ कारणों से जो इनकम टैक्स पोर्टल है उस पर कुछ अमेंडमेंट्स चल रहे थे और वो अपडेट हुआ, इस वजह से इस साल के लिए उन्होंने उसको रिटर्न फाइलिंग का टाइम जो है वो 15 सितंबर कर दिया है नॉन ऑडिटीज के लिए, जिसका ऑडिट नहीं होना है। अब मैं यहाँ पर इसको जो हमारा कंटेंट और बाकी है हम उसको कवर कर लेते हैं और क्लास का टारगेट ना कंप्लीट कर लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए लेट मी चेक, हमारे पास में फिर से जो एंट्रीज के साथ में कुछ वो तो नहीं हो पाई डिटेल, पर जितना हो गया उतना भी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए पर्याप्त है। आप लोगों को मुझे लगता है कोई डाउट नहीं रहा होगा दिमाग में। मैम उनका सैलरी पार्ट था इसलिए वो फर्स्ट कॉलम में ही दिखा रहा था ना, बाकी वो फाइनल जैसे लास्ट 10 था वहां तक नहीं दिखा। बाकी अगर चीजों सोर्सेस से आती है तो वो वहां तक का दिखाता है, ऐसा है। हाँ, उसमें फिर उनकी ऐसा होता ना कि सैलरी भी चल रही होती, अदर देन सैलरी वाला पोर्शन भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है, उनको इंटरेस्ट की पेमेंट आ रही होती है वहां से, मतलब अगर उनकी मोर देन 50,000 की पेमेंट होती सीनियर सिटीजन के केस में तो वहां से भी उनको TDS डिडक्ट हो रहा होता। फिर उन्होंने क्या किया टैक्स होता, वगैरह। हाँ, फिर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज की होती या सेल की होती तो वहां पर उनका TDS डिडक्ट हुआ होता। तो वो अलग अलग कॉलम में दिखाते हैं, अलग अलग कॉलम और उसमें दिखाते हाँ, हैं। अलग अलग कॉलम उनके ना भरे होते, तो आप लोगों को क्लैरिटी होती कि देखो इस जो असेसी है, जो क्लाइंट है, उसकी ये सारी डिटेल्स जो है वो फिर मैं आपको वो इनकम टैक्स पोर्टल में जब जो TDS वाला पोर्शन होता है ना जिसमें सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है, तो वहां पर मैं दिखाती कि देखो वो ऑटोमेटिकली आ रहा है, जिसको आपको एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली होता है क्योंकि वो आपस में इंटरलिंक होते हैं। मुझे बस वो शो करना था, इस वजह से वो लॉगिन के चक्कर में वो हुआ नहीं, क्योंकि शायद क्रेडेंशियल्स चेंज हो गए, क्या होगा। क्या मतलब हमें बस सिर्फ रीचेक करना होता है डाटा, और कुछ नहीं करना होता। अभी के लिए यही करना होता है, फिर मैं आपको AIS भी बताऊंगी। AIS लेकिन हमारी क्लास का पार्ट नहीं है। AIS नंदिनी जी आप तो शायद इनकम टैक्स में भी है ना?
यस मैम। उसमें मैंने एआईएस कवर किया हुआ है। यहाँ पर हमको सिर्फ 26 एएस हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम सैलरी वालों को फोकस में रख के यहाँ पर फॉर्म 16 और 26 एएस को कंप्लीट करके चलते हैं कि ये टीडीएस से रिलेटेड होता है। ऑल्दो एआईएस में तो हमारे पास में 50+ टाइप ऑफ इनकम होती है, जो सारे सोर्सेस आपके जो पेन जहां जहां पर भी आप देते हैं तो वो सारी डिटेल आती है। जैसे अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे होते हो ना तो उसकी डिटेल भी आपकी आती है। हाँ, डिविडेंड वगैरह हो गया जो। हाँ, उसकी सारी वो मतलब पेमेंट के साथ में आपका टीडीएस मतलब पूरी डिटेल आती है आपकी, जो जो पेमेंट हो रही होती है, जो पेन से कनेक्टेड होती है, आपके पेन नंबर से कनेक्टेड होती है, वो सारी डिटेल आपको एआईएस में मिलती है। वो हमको अभी यहाँ पर नहीं देखना है, हमको सिर्फ टीडीएस पर फोकस करना है, तो हम उसी पर फोकस कर रहे हैं। ओके। एआईएस में टीडीएस का कुछ भी नहीं रहता है ना? नहीं, वो दोनों चीजें अलग अलग है। एआईएस जो होती है वो आपकी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होती है, इन्फॉर्मेशन ऑफ इनकम, ठीक है। और जो फॉर्म 26 एएस होता है वो होता है डिटेल्स ऑफ टैक्सेस। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके ओके। अब हम जो हमारे पास में टीडीएस का टारगेट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं अपडेट करके रखूंगी खोल के, जिससे हम डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट करें। मैंने आपको लास्ट क्लास में एडवांस टैक्स और जो ये टीडीएस है दोनों के चालान दिखाए थे ना, या सिर्फ एक ही दिखाया था? दिखाए थे। ठीक है। मैंने एक बार और दिखा देंगे क्या दोनों का? क्या? दोनों का चलान और उसका बोल रहे हैं आप, दोनों का एक बार फिर दिखा देंगे क्या? ठीक है, मैं 2 मिनट लगा के दिखाती हूँ। एक मैं आपको एडवांस टैक्स भी दिखा देती हूँ और उसमें देखिए इसमें क्या होता है, हमारे पास n नंबर ऑफ फॉर्म्स होते हैं। मेरे पास एक मैसेज और भी आ रहा है कि मैम टीआईएस के बारे में भी बता दो। हम मल्टीपल चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करते, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। हमारे पास में टीडीएस से जो रिलेटेड पोर्शन है उसी को कवर कर रहे हैं। ऐसे हमारे पास वही भी है। हम फॉर्म 16 कैसे केसेस पोर्टल से डाउनलोड करें वो भी बता दीजिएगा। हाँ, एक मिनट रुकिए। आज की हमारी जो क्लास है, क्लास का कंटेंट खत्म हो गया। सिर्फ फॉर्म जो हमारे पास में चालान 280 281 है, सिर्फ वही बाकी है। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि हमारे पास में क्या हमने वो कवर कर लिया है क्या, तो आपने बोला कि एक बार और बता दीजिए, इसलिए हम उसको कवर कर रहे हैं। मैं एडवांस में ही क्लास के एडवांस में आपको कंटेंट इसलिए भेजती हूँ जिससे कि जो क्वेश्चन है उसका जो हमारे पास में कंटेंट है उसका दायरा भी निश्चित हो जाए, जो क्वेश्चन है उसका दायरा भी निश्चित हो जाए। नहीं तो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। बाकी सारे लोग ना आउट ऑफ लीक जाते हैं कि ये भी इस बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारा क्लास का कंटेंट टारगेट है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाता। चलिए देखिए, ये हमारे पास में जो चालान है वो 280 नंबर चालान है। इसमें आप इन्होंने क्या डिपॉजिट किया है, एडवांस टैक्स डिपॉजिट किया है। माइनर हेड चेक हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए। ये हमारे पास में 40,000 एडवांस टैक्स पेमेंट हुआ है। जो मैंने लॉगिन किया हुआ था मैं वहीं से आपको बता सकती हूँ, लेकिन अभी पहले आप देख लीजिए। ये हमारा जो चालान मैम एडवांस टैक्स किस केस पे तो होता है, एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे? फिर से बोलेंगे? एडवांस टैक्स किस केस में होता है, एक बार रिपीट करेंगे? किस केस में होता है? हाँ, एडवांस टैक्स कब हम देते हैं? सर आपने लास्ट क्लास नहीं ली थी। चलो मैं आपको 2 लाइन में बताती हूँ। देखिए क्या होता है, हमारे पास में ये फाइनेंशियल ईयर है, ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को खत्म हुआ, ठीक है। ये पूरा साल अगर आप अभी की बात करें तो हमारा जो जिस साल की हम अभी रिटर्न भरेंगे वो हमारा है 24-25, 1 अप्रैल 24, 31 मार्च 25, ठीक है। ये साल है, ये इसको कहते हैं हम प्रीवियस ईयर कह लीजिए आप, फाइनेंशियल ईयर कह लीजिए आप, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट ईयर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च असेसमेंट 26 जो होगा ये आपका असेसमेंट ईयर होगा, ठीक है। जब आप क्या करते हैं, यहीं पर 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च में जो आप इनकम अर्न करते हैं, ठीक है, जो आप इनकम अर्न करते हैं उसका टैक्स जो होता है वो आप असेसमेंट ईयर में पेमेंट करते हैं, खुद से एसेस करके कि आपने कितनी पेमेंट अर्न की है। लेकिन एडवांस टैक्स का मतलब होता है कि जब आप इनकम अर्न कर रहे हो ना, ये इस साल में, इसी साल में ही आपको माइलस्टोन दिए होते हैं। 4 क्वार्टर्स में वो डिवाइड होता है। तब आपको बाय द टाइम हर क्वार्टर के एंड में 15th ऑफ एंड ऑफ द क्वार्टर आपको क्या करना होता है, पेमेंट करनी होती है रिस्पेक्टिव जो एडवांस टैक्स के टैक्स रेट्स दे रखे हैं उसके हिसाब से। मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था हमारे पास में 15%, 45%, 75% और 100%, चारों क्वार्टर के लिए एडवांस टैक्स के अप टू करके आपको पेमेंट्स के पोर्शन दे रखे हैं कि कहां तक आपको कितना डिपॉजिट करना है। जो आप ये कर चुके हैं उसके बाद में आप असेस करते हैं, 31 मार्च खत्म होने के बाद में आप असेस करते हैं कि ठीक है, ITR फाइल करने का टाइम आ गया है,
बेस्ड ऑन फॉर्म 26 AS एंड आपके पास में जो फॉर्म 16 है उसमें आपने देखा कि हाँ हमारा TDS का कितना डिडक्ट हो चुका है आपने, और दूसरी जगह से इंफॉर्मेशन अपना कलेक्ट किया और यहाँ पर आपने TDS को ध्यान में रखते हुए अपना क्या किया, नेट एडजस्टेड टैक्स लायबिलिटी आपने फाइनली पे ऑफ की। यहाँ पर जो ड्यूरिंग दिस अगेन ड्यूरिंग दिस ईयर 24-25 में, हाँ जो हमारे पास यहाँ पर जो आपके सामने आपको चालान दिख रहा है ये 280 नंबर चालान है, ये एडवांस टैक्स के लिए है। मैंने आपको बोला था कि हमारे पास में 2 चालान होते हैं, जो आपका TDS होता है वो होता है 281 में डिपॉजिट, जो एडवांस टैक्स होता है वो आपका होता है 280 में डिपॉजिट। यहाँ एडवांस टैक्स आप खुद से भरते हैं, जो TDS होता है वो आपका डिडक्ट कर लिया जाता है, जो डिडक्ट करता है वही आपका डिपॉजिट करता है। जो डिपॉजिट करना कब होता है, उसको जिस मंथ का भी उसने डिडक्ट किया है उसकी नेक्स्ट 7th मंथ को आपको, जैसे हमारे पास में अभी जून चल रहा है, जून का अगर उसने TDS डिडक्ट किया है तो 7 जुलाई तक वो डिपॉजिट करेंगे, और जब वो डिपॉजिट कर देंगे, जैसे ही वो डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप अपने फॉर्म 26 AS में चेक कर सकते हो, वो आपका ऑटो मोड में आपका क्या हो जाएगा, वो वहां पर आ जाएगा कि हाँ आपका डिडक्ट हो चुका है। इसीलिए वहां पर वो भी दिया होता है प्रोविजनल फॉर्म 16, क्योंकि प्रोविजनली आपको बता सकते हैं वो कि आपका कितना जो है वो टैक्स डिडक्ट हुआ है, आपको कितना पेमेंट आया है फॉर्म 16 में। ठीक है, अगेन लेट मी कंप्लीट हियर, थोड़ा सा और क्वेश्चन बाकी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए जैसे हमारे पास में जो ये डिटेल दी हुई है, इसमें सिद्धार्थ राय ने अपना एडवांस टैक्स जो है वो पेमेंट किया हुआ है, उन्होंने खुद पेमेंट करी है। फिर से मैं बोल रही हूँ, ये उन्होंने खुद ने पेमेंट करी है और उन्होंने अपना पैन की डिटेल दे दी। यहाँ पर आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे खुद से आप पेमेंट कर सकते हो, अपनी आईडी से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। TDS भी ऐसा ही है, आप इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉग इन करके भी पेमेंट कर सकते हो, डायरेक्ट भी पे कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या डालने हैं, लॉग इन क्रेडेंशियल सही डालने हैं और कुछ भी नहीं। इतना क्लियर हो गया अभी अपने को, ये चालान 280 कंप्लीट हो गया अपना। कुछ देखना है इसके बारे में, इसमें नीचे की डिटेल्स जो है वो इरेलेवेंट है, ये वही डिटेल है जो जैसे कि उन्होंने अमाउंट कितना डिपॉजिट किया उन्होंने उसमें लिख दिया, CIN नंबर, ये बैंक पर्पस के लिए हो गया, नेट बैंकिंग से पेमेंट किया है, पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ है, बैंक रेफरेंस नंबर, अगेन बैंक का रेफरेंस नंबर है, कौन सी डेट को किया है, 31 मार्च को पेमेंट किया है, BSR कोड, बैंक का रेफरेंस नंबर है, चालान नंबर उन्होंने दे दिया है। ये आपको जब आप अपनी ITR फाइल करते हैं तब आपको देना होता है। टेंडर डेट किस डेट में किया है वो दिया हुआ है, फिर उसके नीचे डिटेल दी हुई है। ऐसे ही हमारे पास में सेम TDS के केस में भी होती है कि भाई आपको टैक्स, सरचार्ज, सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी और भी डिटेल्स अगर है, मान लीजिए आपको इसके अलावा भी कोई पेनल्टी लगती है तो वो भी आपको यहाँ पे अदर्स में शो करनी होती है, और आपका यहाँ पर पूरा बाइफिकेशन दिया होता है आपकी पेमेंट का। ये यहाँ पर ये जैसे इन्होंने एडवांस टैक्स पेमेंट किया है तो इसमें इतनी ज्यादा चीजें नहीं आती हैं, यहाँ पर मैक्सिमम 3 चीजें आती हैं, टैक्स आता है, सेस आता है, इंटरेस्ट आता है, पेनल्टी बाई चांस आती है, हाँ ठीक है लेट हो गए तो एडवांस टैक्स की पेनल्टी भी आ गई है। TDS में क्या होता है, TDS में भाई जब आपकी जो स्टेटमेंट होगी वो लेट हो जाएगी, स्टेटमेंट अगर आपकी लेट हो जाएगी फाइल करना तो आपको क्या क्या पेमेंट करनी पड़ती है। देखो जब मैंने आपको बताया था, अगर आप लेट हो जाते हो TDS डिपॉजिट करने से तो आपको 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ एंड पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, याद है? टोटल 4.5। Yes. आपको एग्जाम्पल भी याद है, मैंने आपको 3 मंथ का बताया था जब मैंने आपको बोला था कि मान लीजिए आज आप पेमेंट नहीं करते हैं, जैसे जून की पेमेंट थी आपने जुलाई में नहीं की, 7 जुलाई तक आपने पेमेंट नहीं की, तो अच्छा यहाँ पर किसी को ये डाउट तो नहीं है कि मैं ये जो एडवांस टैक्स के बारे में बता रही हूँ वो बता रही हूँ मैं अपना खुद का भर रही हूँ, और जो मैं TDS डिपॉजिट कर रही हूँ ये मैं दूसरों का डिपॉजिट कर रही हूँ। हेलो, है ना, जब मैं TDS डिपॉजिट करती हूँ तो मैं दूसरों का डिपॉजिट कर रही हूँ, और जब मैं डिपॉजिट करती हूँ तो भाई अगर मैंने डिपॉजिट नहीं किया, जैसे मैंने 7 जुलाई तक पेमेंट नहीं की, तो फिर मुझे 1.5% पर मंथ के हिसाब से एंड पार्ट ऑफ द मंथ, मान लीजिए मैंने 20 दिसंबर को डिपॉजिट किया है तो मुझे पूरे दिसंबर का 1.5% देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास में फिर डिटेल आ जाएगी, टैक्स की भी आ जाएगी, सेस की, हमारे पास में सेस कब आता है, आज हमने पढ़ा है, जब आप नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते हैं तब हमारे पास में सेस की पेमेंट आती है, अदरवाइज हमारे पास में फ्लैट पेमेंट्स होते हैं। फ्लैट पेमेंट मतलब 1%, 2%, 5%, 10%, और अगर आपने पैन नंबर नहीं दिया है तो कितना परसेंट, 20%। ठीक है, फिर उसके बाद में अच्छा एक बात और, सैलरी के केस में जो 20% है मैक्सिमम वो नहीं होता है, वहां पर आता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट जैसे TDS का रेट नॉर्मली सारे सेक्शंस में कितना परसेंट है, वो जो हमारे पास में लिस्ट है, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लिस्ट को डिस्कस करेंगे।
जो हमारा सिर्फ सैलरी का ऐसा पोर्शन है जहां पर हमारे पास में स्लैब रेट के हिसाब से हमारा टीडीएस निकाला जाता है या कह लीजिए टैक्स निकाला जाता है और उसको एस टीडीएस भरा जाता है। वहां पर क्या होता है कि जब आपका ये निकाला जाता है ना तो आपका सरचार्ज वगैरह भी यहाँ पर मायने रखते हैं, क्योंकि जब आपकी पूरी टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे वो, तो उसमें वो ये देखते हैं कि भाई आपकी जो सैलरी की पेमेंट है, ठीक है, उसमें आपको स्लैब रेट के हिसाब से आपको पेमेंट करनी है, तो उसमें सारे सारे पोर्शन ही आएंगे। उसमें ये नहीं होगा कि 1% 2% आ गया और मैक्सिमम 20% आ गया, नहीं, वहां पर जाएगा स्लैब रेट के हिसाब से। और अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया है अपना, पैन नंबर नहीं दिया है अपना, तो वहां पर लगेगा आपको एमएमआर की रेट से टैक्स, मैक्सिमम, इसको कहते हैं मैक्सिमम मार्जिनल रेट। मैक्सिमम मार्जिनल रेट 20% है ना मैम? क्या? एमएमआर 20% ही है ना कि ऊपर है उससे? नहीं, ज्यादा है। मैक्सिमम मार्जिनल रेट होता है 30%, 30% मैक्सिमम रेट है। फिर आपके पास में सरचार्ज का मैक्सिमम रेट कितना है? हेलो, कोई बता दो भाई। नो आइडिया मैम। सरचार्ज का मैक्सिमम रेट है शायद 4%। नहीं नहीं, वो सेस का परसेंट है। सरचार्ज का है 37%। जब आप 10 करोड़ से ऊपर की इनकम के होते हो, मतलब 10 CR से आपकी ऊपर की इनकम है, फिर उसके ऊपर 4% होता है सेस। इसको कंबाइन करो, ये होता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। मैम सरचार्ज का है अगर आप 71%। क्या? हेलो फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। मैम सरचार्ज का जो रेट है ना वो 50 लाख टू 1 करोड़ है 10%, 1 करोड़ टू 2 करोड़ है 15%, 2 करोड़ टू 5 करोड़ 25% और अबव 5 करोड़ है 37%। मैंने आपको शायद इसका वो भी दिया हुआ है ना, स्लैब रेट के साथ में मैंने सरचार्ज का भी डिटेल दिया हुआ है आपको, मतलब नोट्स में दिया हुआ है। यस मैम। हाँ, तो ये एमएमआर का के लिए रेट है भाई। ये थोड़ा गंदा हो गया, मैंने थोड़ा मैसी हो गया, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए ठीक है। मैं आपको अब हमारे पास हमारा क्लास का चूंकि टारगेट खत्म हो गया है, अब आप मेरे से मैडम, हाँ एक जी क्वेश्चन था। बिल्कुल पूछिए। अभी जैसे एडवांस एक टैक्स मिनट, मैंने किसी ने एक मिनट विरपल जी, एक मिनट, किसी ने मेरे से बोला था कि ट्रेसेस में लॉग इन करके कैसे करते हैं आप? ट्रेसेस में डायरेक्ट आपके आपके पास किसी ने पूछा था ना मेरे से, हाँ जी हाँ आप जी हाँ जी मैम। लॉग इन करके फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको इनकम टैक्स पोर्टल से इसलिए सिखाती हूँ, इसीलिए सिर्फ सिखाती हूँ क्योंकि उससे ना वो कम होता है, प्रॉब्लम कम होती है, क्योंकि इनकम Familiar हो टैक्स पाए हम करनी लोग। है। हाँ जी, फैमिलियर हो पाए चीजों को अच्छे से हाँ, सीख पाए। फेमिलियर हो पाए, आपको प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो आप अलग अलग जगह से सीखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, मल्टीपल वेबसाइट से याद नहीं रहते, एक वेबसाइट ही याद रहती है। मैम एक्चुअली हाँ जी, मैम प्रॉब्लम ये है कि मैम गवर्नमेंट टैक्स जब पे करता है, जैसे गवर्नमेंट एजेंसी है, जैसे कोई डीआरडी है या किसी का, हम उन लोग का जब इनकम टैक्स पोर्टल में मैम 26 एस वाला पार्ट नहीं आता है। तो फॉर्म 26 एस वहाँ पे, फॉर्म 26 थोड़ी आएगा वहाँ पे, आपको वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म 16 आएगा। फॉर्म 26 मैम एस फॉर्म 16 का भी पार्ट नहीं है मैम। नहीं आता है। मैं अभी नहीं मैम, अभी आप बोलते बोलते मैंने चेक किया था, हम वो शो नहीं हो रहा वहाँ पे। तो आपने सही वो डाला था, फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर सही डाला है? हाँ जी मैम। मैम वहाँ पे मतलब जो पार्ट है ई फाइल वाला पार्ट है, वहाँ पे मैम वो सारा पार्ट खुलता ही नहीं है मैम। मैंने आप ही के सामने खोला, कोई शुभश्री जी ने अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिए, मैंने आपके सामने लॉगिन किया, तो हमारे पास में वो हर हर अकाउंट के लिए वो ऑप्शन जो है वो तो है ही कि आपको उसमें बस चेक करना है। आप दोबारा से कहिए मेरे कहने से। नहीं मैम, हम लोग जब ई फाइल में जाते हैं, अब मैं लॉग इन कर चुका हूँ मैम, मेरा में आपका डैशबोर्ड ई फाइल ऑथराइज्ड पार्टनर्स सर्विसेज पेंडिंग एक्शंस सारे रुको, मैं आप ही के सामने आ रही हूँ। रुको 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 रुको, देखो मैं आप ही के सामने कर रही हूँ। अरे रुक जा भाई, रुको, मैं आप ही के सामने कर रही हूँ, ठीक है? रुकता ही नहीं है कोई। अरे उनको लगता है ना कि हमारी बात रह ना जाए। देखिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर रही हूँ, संदीप भी देखेंगे, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। बताइए सर अपना, देखो हम लोगों ने वहीं तक तो पहुंच गए हैं, अब क्या करना है?
मैम मैं जब खुद का वाला पोर्टल खोलता हूँ मैम, उसमें मैम आपका जब ई फाइलिंग वाला पार्ट में 26 एज वाला ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, मैम मेरे वाले तक नहीं आता बिकॉज मैं 10 नंबर से ओपन कर रहा हूँ। आप 10 नंबर से ओपन कर रहे हैं, तो 10 नंबर से आपका वो कैसे आएगा भाई? हाँ जी आपको पेन नंबर से करना पड़ेगा ना ओपन। मैम एक्चुअली मेरा वाला गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से जो फाइलिंग होता है 10 नंबर, गवर्नमेंट 10 नंबर से फाइलिंग होता है, तो वो फाइलिंग जब होता है मैम, फाइलिंग होते हुए मैम वही प्रोसेस फॉलो करते हैं। नहीं उससे क्या मतलब अरे भाई सुनो सुनो सुनो, 10 नंबर से अपना क्या खुलेगा? 10 नंबर से अपना टीडीएस पोर्टल खुलेगा, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ही पोर्टल में टीडीएस का ऑपरेशन पॉइंट खुलेगा। ओके ठीक है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स के ही पोर्टल से अपना जब पेन नंबर लॉगिन करेंगे तो जो इनकम टैक्स फाइलिंग वाला पोर्शन है वो खुलेगा। दोनों को मिक्स मत करो। 10 जब आप ओपन करते हैं, रुकिए, जब आप 10 ओपन करते हैं तो क्या डिटेल आती है? 10 जब ओपन करेंगे तो मेरे पास 10 की सीक्रेट डिटेल होगी। मैं अभी 10 खोलती हूँ आपके सामने। मैम एडवांस टैक्स में एक्चुअली हम लोग भरते नहीं है टाइम पे, सब जैसे कि जून और अपना सितंबर और दिसंबर में अगर नहीं भरते तो फिर पेनल्ट मतलब इंटरेस्ट लग सकता है ना, अंडर सेक्शन 234 ए और 234 बीसी में। हाँ, 234 बी और सी पे लगेंगे आपके। 234 ए आपको लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न पे लगता है। ओके ओके ठीक है, मेरा यही सवाल था, थैंक यू। मेरे पास में किसी का 10 का लॉगिन डिटेल्स नहीं है तो मैं आपको कैसे दिखाऊं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों को मिक्स मत कीजिए और दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ Thank you, ma'am.